हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कॉमर्स हरिकेन्स। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम कलेक्टिव बार्गेनिंग टॉपिक कर रहे हैं। आज मैं कलेक्टिव बार्गेनिंग पार्ट 2 लेकर आई हूँ। अगर आपने मेरी पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो इसे जरूर देखिएगा ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट आगे क्लियर समझ आए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कि कलेक्टिव बार्गेनिंग का प्रोसेस क्या होता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग आपको शायद याद होगा, मैंने बताया था जहां पर मैनेजमेंट का एक पर्सन रिप्रेजेंटेटिव होता है और वर्कर्स का एक पर्सन रिप्रेजेंटेटिव होता है। दोनों आमने सामने टेबल पर बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं और एक दूसरे को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। मतलब दोनों ही बार्गेनिंग करते हैं अपने अपने पॉइंट्स पर और फिर जहां पर दोनों पार्टीज एग्री हो जाती हैं, जिन टर्म्स एंड कंडीशंस पर दोनों एग्री हो जाते हैं, वही चीज फाइनल हो जाती है और फिर उसको कंपनी में अप्लाई कर दिया जाता है। तो इसका प्रोसेस क्या है हम ये देखते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि कलेक्टिव बार्गेनिंग करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी प्रॉब्लम क्या है जिस पर हमें डिस्कशन करना है। जब तक हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो हमें बार्गेनिंग करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे ही कंपनी में कोई प्रॉब्लम आती है, फिर वो प्रॉब्लम किसी भी चीज से वो रिलेटेड हो सकती है, लाइक नए रूल्स रेगुलेशंस बनाने हैं, कंपनी में न्यू टेक्नोलॉजी की मशीन्स लानी है या सैलरी बोनस कमीशन के बारे में कुछ डिस्कशन करना है। तो ये सारी चीजें क्या है, प्रॉब्लम है जिनके सोल्यूशंस उन्हें निकालने हैं। तो पहले वो प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हैं। सेकेंड, प्रिपरेशन फॉर नेगोशिएशन, यानी अब उस प्रॉब्लम से रिलेटेड पॉइंट्स इकट्ठे करना शुरू करती है दोनों पार्टीज। सपोज करते हैं उन्होंने एग्जांपल उठाया है कि बोनस मिलना चाहिए दिवाली पर, डबल बोनस, ठीक है। अब कंपनी तो ऐसा नहीं चाहेगी कि डबल बोनस दिया जाए, मगर वर्कर्स चाहेंगे कि डबल बोनस मिले। तो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव उस प्रॉब्लम से रिलेटेड अपने अपने पॉइंट्स इकट्ठा करना शुरू करेगा कि मुझे सामने वाले के सामने क्या क्या पॉइंट्स रखने हैं ताकि वो मेरी बात पे एग्री हो जाए। और इसी तरह वर्कर्स का जो लीडर है वो भी अपने पॉइंट्स बनाना शुरू कर देता है। तो दोनों अपने अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद नेगोशिएशन प्रोसेस, अब दोनों अपने अपने पॉइंट्स के साथ सामने आ गए हैं, दोनों के बीच नेगोशिएशन स्टार्ट हो गया है। जो वर्कर्स का रिप्रेजेंटेटिव है वो अपने पॉइंट्स रखेगा कि डबल बोनस क्यों मिलना चाहिए, कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो अपने पॉइंट्स रखेंगे कि डबल बोनस क्यों नहीं मिलना चाहिए। दोनों अपनी अपनी बात पर एक दूसरे को राजी करने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं दोनों को थोड़ा सा एडजस्ट होना पड़ेगा, थोड़ा सा झुकना पड़ेगा, एक दूसरे की बात को मानना पड़ेगा। फाइनली जब दोनों एक चीज पर एग्री हो जाएंगे तो वही चीज फाइनल डिसीजन बन जाएगा। तो लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी अब डिसीजन हो गया है कि एक चीज पर दोनों राजी हो गए हैं, अब उससे रिलेटेड एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट पर दोनों पार्टीज के साइन होंगे और उस कॉन्ट्रैक्ट को कंपनी में अप्लाई कर दिया जाएगा ताकि इन फ्यूचर किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट क्रिएट ना हो सके, ठीक है। अब प्रोसेस के बाद हम बात करते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग के फंक्शंस क्या है, यानी कलेक्टिव बार्गेनिंग क्यों करनी चाहिए। फर्स्ट इज लॉन्ग रन सोशल चेंज। अगर आप अपनी कंपनी में कोई नई चेंजेस लाना चाहते हो, रूल्स रेगुलेशन से रिलेटेड या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो सबसे पहले उसके लिए आपके वर्कर्स का रेडी होना जरूरी है। अदरवाइज आपके वर्कर्स आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, स्ट्राइक्स कर देंगे, है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग टाइम में आप चेंजेस करें और वो चेंजेस सामने वाली पार्टी एक्सेप्ट भी करे, तो उसके लिए कलेक्टिव बार्गेनिंग बहुत जरूरी है। सेकंड, पीस ट्रीटी। पीस यानी शांति, ट्रीटी यानी संधि। तो दोनों पार्टीज शांति से बैठकर संधि करते हैं, एक दूसरे की बात को समझते हैं, बजाय इसके कि स्ट्राइक्स हो जाए, लड़ाई हो जाए और फिर मैनेजमेंट जिद पे अड़ जाए, वर्कर्स जिद पे अड़ जाए जिससे कंपनी को लॉस हो। ऐसा करने की बजाय दोनों पार्टीज आमने सामने बैठकर एक दूसरे की प्रॉब्लम समझने की कोशिश करती हैं और एक शांति से सही सोल्यूशन निकालती हैं। थर्ड, कॉम्प्रोमाइज विद कॉम्पिटिटिव एस्पेक्ट। यहाँ दोनों पार्टीज को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैनेजमेंट की हर बात मानी जाए या वर्कर्स की हर बात मानी जाए। कुछ बातें वर्कर्स की मानी जाएंगी, कुछ मैनेजमेंट की मानी जाएंगी। दोनों को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ताकि कंपनी सही तरीके से चले। देन इंडस्ट्रियल ज्यूरिस्प्रूडेंस, यानी अगर कंपनी में किसी तरह का झगड़ा हो भी जाता है तो उस झगड़े को सॉल्व भी कलेक्टिव बार्गेनिंग से ही किया जा सकता है। सपोज करते मैनेजमेंट ने कोई नया रूल निकाल दिया, ठीक है, बिना वर्कर्स को कंसल्ट किए, तो वर्कर्स तो उस रूल के खिलाफ हो जाएंगे। अब वो उस रूल के खिलाफ हो जाए और तुम्हारे साथ लड़ाई करने लगे, इससे बेटर है कि अगर कोई ऐसी कंडीशन आई है तो दोनों के रिप्रेजेंटेटिव आमने सामने आए,
दोनों वो पूछेंगे, वर्कर्स पूछेंगे कि ऐसा क्यों किया गया, तो मैनेजमेंट उन्हें बताएगी कि ऐसा इसीलिए किया गया, इसमें आपका भी भला है। यानी कि अगर कंपनी में किसी तरह का डिस्प्यूट हो भी जाता है तो डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए कलेक्टिव बार्गेनिंग एक अच्छा हथियार है, एक अच्छा टूल है। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एसेंशियल्स फॉर कलेक्टिव बार्गेनिंग। यानी अगर आप चाहते हो कि कंपनी में कलेक्टिव बार्गेनिंग सही तरीके से चलती रहे तो उसके लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। तो फर्स्ट, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसके पॉइंट्स अच्छे से लर्न कर सकें। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है फेवरेबल पॉलिटिकल चेंज क्लाइमेट। फेवरेबल पॉलिटिकल क्लाइमेट का मतलब कि जो कलेक्टिव बार्गेनिंग कर रहे हैं हम, उसमें रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मैनेजमेंट एंड लेबर दोनों को ये पता होना चाहिए कि ये लीगली अप्रूव्ड है, दोनों को रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए। कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए जिसमें गवर्नमेंट का नुकसान हो या गवर्नमेंट इंटरफेयर करे, क्योंकि जो भी चीज आप अप्लाई करने जा रहे हो कंपनी में, उसके लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी जरूरी है। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज आपकी कंट्री में लीड कर रही हैं, उनको सेटिस्फाई करने की भी ताकत होनी चाहिए आपके डिसीजन में, अदरवाइज वो आपके डिसीजन को कैंसिल कर देंगे। तो अगर आपका क्लाइमेट जो है वो पॉलिटिकल सही चल रहा है, यानी गवर्नमेंट आपके फेवर में है, तो आप इजीली कलेक्टिव बार्गेनिंग कर सकते हैं। सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल यूनियन। कलेक्टिव बार्गेनिंग तभी सक्सेसफुल हो पाएगी अगर सामने वाले यूनियन लीडर जो है वो स्ट्रांग है। नहीं तो क्या होगा कि मैनेजमेंट का जो भी रिप्रेजेंटेटिव है वो पढ़ा लिखा है, समझदार है, उसके अंदर कन्विंस करने की पावर है, तो वो जल्दी से वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव को कन्विंस कर देगा, जिससे कि हो सकता है कि कोई ऐसा डिसीजन बन जाए जो वर्कर्स के लिए नुकसान वाला हो। तो वर्कर्स का लीडर जो है वो भी स्ट्रांग होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, ताकि वो अपने पॉइंट्स मैनेजमेंट को समझा सके, उन्हें एग्री करवा सके। नेक्स्ट, रिकॉग्निशन। यानी जो भी यूनियन लीडर बनकर आ रहा है मैनेजमेंट के सामने बात करने के लिए, मैनेजमेंट के पर्सन्स उसे एज ए लीडर मानने को रेडी भी होने चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई भी आ गया बोलता है कि मैं लीडर हूँ, मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी प्रॉपर इलेक्शंस के थ्रू यूनियन लीडर बनना चाहिए, ताकि कंपनी को पता होना चाहिए कि ये हमारा यूनियन लीडर है और हमें कोई भी बात करनी है तो इसी के साथ करनी है। देन विलिंगनेस टू गिव एंड टेक। यानी दोनों पार्टीज के अंदर ये ताकत होनी चाहिए कि वो कुछ हद तक दूसरे को दे सके और कुछ ले सके। इसका मतलब कि कुछ पॉइंट्स पर आप खुद एग्री होना सीखो और कुछ पॉइंट्स पर आप दूसरे को एग्री करवाइए। सिर्फ आपकी मर्जी चले ऐसा नहीं होता कलेक्टिव बार्गेनिंग में, कहीं हमें एडजस्ट करना पड़ता है, कहीं दूसरा पर्सन भी एडजस्ट करता है। नेक्स्ट, फेयर प्रैक्टिसेस। यानी जो भी बातचीत की जा रही है या रूल्स रेगुलेशंस अप्लाई करने वाले हो आप, वो हमेशा सही होने चाहिए। इसमें किसी भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, किसी तरह का फ्रॉड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, पॉजिटिव एटीट्यूड। यानी मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेटिव और लेबर का रिप्रेजेंटेटिव दोनों के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। दोनों को समझना चाहिए कि सामने वाले की भी तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हमें कहीं दिक्कत आ रही है तो उनको भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो हमें उनकी भी प्रॉब्लम समझनी है और दोनों की प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा सोल्यूशन लाना है जिसमें दोनों का फायदा हो। तो यहाँ पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, कॉन्टिन्यूअस डायलॉग। यानी लगातार बातचीत होती रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप साल में सिर्फ एक ही बार अपने लीडर से बात कर रहे हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे वर्कर्स के अंदर फिर ये फीलिंग आ जाएगी कि कंपनी हमारी तरफ ध्यान नहीं देना चाहती, हमसे बात नहीं करना चाहती। तो लगातार आपको उनके कांटेक्ट में होना जरूरी है। नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। यानी कि जब आप बार्गेनिंग करने जा रहे हैं तो आपके पास फैक्ट्स, फिगर, डेटा सब कुछ अवेलेबल होना चाहिए, तभी तो कोई सामने वाला आपकी बात को मानेगा। अदरवाइज मुंह से बोली हुई बात का तो कोई प्रूफ ही नहीं है ना। हमने क्या बोला या हमें क्या फील हो रहा है, ये वहां मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप जो प्रॉब्लम लेकर आए हैं वो रियलिटी में हो भी रही है कि नहीं, तो उससे रिलेटेड डेटा आपके पास होना चाहिए ताकि सामने वाला कन्विंस हो सके। तो इसी के साथ हमारा ये आज का वीडियो तो मैं यही कंप्लीट कर रही हूँ। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके और टॉपिक्स भी पढ़ेंगे। टिल देन, बाय बाय, हैव अ गुड डे।